ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सीमा पर तनाव के बीच और मोदी सरकार ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। आपको बताते चले 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। विपक्ष लंबे समय से जाति की गिनती की मांग कर रहा था। कैबिनेट के फैसले को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। बड़ी खबर यह है कि सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। सुनिए। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, सरकार की ओर से कराई जाएगी जातिगत जनगणना। लंबे समय से लगातार विपक्षी दलों की इस बाबत मांग थी। राहुल गांधी ने कई जगहों पर सरकार को इस मुद्दे पर घेरा भी था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो 60 सालों से ज्यादा तक राज किया, जिसमें खुद एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी इस बाबत निर्णय नहीं लिया गया है। और अब मोदी सरकार कराने जा रही है जातिगत जनगणना। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के फैसले को लेकर कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल अब यह है कि इस वक्त जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव है, जातिगत जनगणना कराने के ऐलान का मतलब क्या है। सवाल यह भी है कि क्या यह फैसला बिहार में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर किया गया है। सवाल यह भी है क्या जाति की संख्या पता चल जाएगी तो सही मायने में सामाजिक न्याय होगा। जाति जनगणना के ऐलान के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि यह मुद्दा तो विपक्ष ने उठाया था, तो क्या विपक्ष के दबाव में फैसला लिया गया है। इसी के साथ सवाल यह भी है कि सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार है, क्या विपक्ष से छीन लिया हथियार। आज की चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले फिर से एक बार आपको बयान सुनाते हैं अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने आज आकर यह बड़ा ऐलान किया है और इसके मतलब मायने बहुत दूर तक निकाले जा रहे हैं। तो लेकिन इस पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सुनते हैं। जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय
एक सर्वे कराना ही उचित समझा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। मूल जनगणना जब शुरू होगी, आपको बताते चले कि पूरा आंकड़ा देश तक आने में तकरीबन 2 सालों का वक्त लगेगा। ऐसे में क्या इसी साल सितंबर महीने से जानकारी आ रही है कि इस तरह की जनगणना कराई जा सकती है या फिर अगले साल होगा, क्योंकि यहां पर अश्विनी वैष्णव की ओर से तारीख और महीना नहीं बताया गया है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको बताते चलिए अभी तकरीबन 8 दिन हुए हैं पहलगाम में आतंकी हमले को, और 8 दिनों के बाद सरकार की ओर से अगर इतना बड़ा ऐलान, क्योंकि आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना कोई सरकार कराती हुई नजर आ रही होगी। हालांकि लंबे अरसे से इसकी मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई, और पहली बार अब आजादी के बाद ऐसा होने जा रहा है, 1931 के बाद जब कोई सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं हमारे साथ। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के आपको दिखाई देंगे टीवी स्क्रीन पर। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तनुज खत्री जी, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार चिराग पासवान की ओर से मांग की गई थी जातिगत जनगणना की, तो क्या सरकार ने दबाव में आकर फैसला लिया है? एक तरफ सहयोगी दलों का दबाव, दूसरी तरफ विपक्ष का दबाव, कई ऐसे सवाल हैं जिसको चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान जी, पूरा देश इंतजार कर रहा था पाकिस्तान पर आक्रमण का, उसको सबक सिखाने का, 26 लोगों की मौत के बदले का, और अब इतना बड़ा फैसला एक ऐसे वक्त में, क्या वजह है इसके पीछे? गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं, देखिए चित्रा जी आपको याद होगा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पे माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस वार्ता किया था 100 डेज ऑफ गवर्नमेंट पे, और उस 100 डेज ऑफ गवर्नमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था पूरे देश को संबोधित करते हुए कि जातिगत जनगणना सही समय पे होगी, इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, इसके लिए जो भी सही समय है क्या गुरु प्रकाश पासवान जी? ये कोई समय है जातिगत जनगणना का? ये कोई समय, ये सही समय है जातिगत जनगणना का? उधर वो पहलगाम में आतंकवादी हमला करके भाग गए, क्या ये सही समय है जातिगत जनगणना का? नहीं, चित्रा जी, 2 अलग अलग विषयों को जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी अलग है, सोशल जस्टिस अलग है। सोशल जस्टिस हमारा कमिटमेंट था, है और आगे रहेगा। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, नक्सलवाद हो, उसको हमने पूर्णतः खत्म किया है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, पाकिस्तान से हमले की बात हो, हमने माकूल जवाब देने का काम किया है। लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा को सामाजिक न्याय से जोड़ करके देखना ये कतई ठीक नहीं है। चित्रा जी, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा, और मैं अभी कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है, कोई पॉलिटिकल टूल नहीं है। पिछले 10 साल में जो हमने क्रांतिकारी बुनियादी परिवर्तन देखा है, एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति के पूरा करने का मेरा ये सवाल है गुरु प्रकाश पासवान जी कि ये कोई वक्त है 1931 के बाद? अगर मोदी सरकार जो 11 सालों से लगातार मजबूती से सत्ता में है, जिसके ऊपर विपक्ष ने अलग अलग वक्त पर दबाव डाला, 8 दिन हुए हैं हमले को पहलगाम में, ये कोई वक्त है जातिगत जनगणना के विषय में ऐलान करने का? ये वक्त है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने का? ये वक्त है आतंकवादियों को सबक सिखाने का? ये वक्त है आतंक के आगाओं को जड़ से नेस्तनाबूद करने का? गुरु प्रकाश पासवान जी, हाँ बोलिए, बुलाए ही है बोलने के लिए, बोलिए। हाँ चित्रा जी, बोलने तो दीजिए, आप बोलिए। आप लगातार आप मेरे बारे में आप बोल रही हैं, मैं आपको पुनः बोल रहा हूं। हाँ, आप नेशनल सिक्योरिटी को सोशल जस्टिस, राष्ट्रीय सुरक्षा अलग विषय है, सामाजिक न्याय अलग विषय है। हम अगर थोड़े दिन बात करते तो आप कहते कि बिहार चुनाव से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। हर एक नीतिगत निर्णय को, हर एक पॉलिसी डिसीजन को कभी चुनाव से जोड़ करके देखना, कभी इससे जोड़ करके देखना, ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है, वो तो अभी भी कहा जाएगा कि बिहार चुनाव है, इस वजह से सरकार ने ये ऐलान किया है। वो तो अभी भी एक वाक्य नहीं, आपने 8 लाइनें बोल ली थी, तब मैंने ये पलटकर सवाल पूछा है। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए, अजय उपाध्याय जी के पास जाना है, अपनी बात पूरी कर लें आप। हाँ।
चित्रा जी मेरे आपने कितने संक्षेप करती है वो आपने देखा है, लेकिन मैं पुनः बताना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस को इस सीजन का फ्लेवर बनाने के लिए, सोशल जस्टिस को पॉलिटिक्स से निकल करके सोशल कमिटमेंट बनाने के लिए, आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए मैक्सिमम नंबर के दलित मंत्री बने, ओबीसी मंत्री बने, ट्राइबल मंत्री बने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आए, सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस। ये कास्ट सेंसस का निर्णय बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय है। ये रियल ट्रिब्यूट है बाबा साहब अंबेडकर के लिए, इसको समझने की आवश्यकता है और उसको राष्ट्रीय बाबा साहब अंबेडकर इस बार ज्यादा है। खुश तब होंगे जब आतंकिस्तान को आप ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो हमारे लोगों की जान लेने की हिमाकत और कोशिश नहीं करें। ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही है, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, अब तो अजय उपाध्याय जी आप लोगों को बोलना होगा थैंक यू मोदी जी। बड़ा जोर शोर से आप लोगों ने उठाया था कि जातिगत जनगणना कराए सरकार, ये वो मान ली गई बात एक ऐसे वक्त में जब पहलगाम को लेकर चर्चा है, लेकिन चलिए देर आए क्या दुरुस्त आए। अजय उपाध्याय जी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपने इस पूरे आज डिबेट के शुरुआत में आपने इसको रखने का काम किया है। साथ में सामाजिक न्याय के जो आज पुरोधा बन रहे हैं, अभी एक महीने पहले के बहुत सारे इनके वक्ताओं के, इनके प्रवक्ताओं के, इनके नेता और अभिनेताओं के यदि आप ही भाषण सुना दें और डिबेट के इशू को सुनाएं, आरएसएस के लोग या भाजपा के लोग माने पानी पी पी कर ये गाली देते थे कि जातीय उन्माद फैलाना चाहती है कांग्रेस और विपक्ष, जातीय जनगणना कराने की मांग क्यों कर रहे हैं हम लोग। इतना पेट में इनको दर्द होता था। चलिए हम तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अजय उपाध्याय जी आपको तो थैंक यू मोदी जी बोलना ही पड़ेगा ना अजय उपाध्याय जी, वो इसलिए क्योंकि आपके इतने प्रधानमंत्री हुए, इतनी मजबूत सरकार रही, 60 सालों तक आपकी सरकार रही इस देश में, उससे भी ज्यादा, लेकिन जातिगत जनगणना तो मोदी जी ही करा रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ना थैंक यू मोदी जी। अजय उपाध्याय जी अब इसके आगे पीछे की बात अलग है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा थैंक यू मोदी जी। अजय उपाध्याय जी 1951 में नेहरू जी ने बंद करवा दिया था। चित्रा जी मैं थैंक यू बोलिए चित्रा जी, मैं थैंक यू चित्रा जी भी बोलूंगा, बस मेरी पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पहली बात, देर आए दुरुस्त आए। जो जातीय जनगणना में जो पिछड़ों की आवाज, पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और ये हम अभी नहीं आगे तक लड़ेंगे। आरक्षण में भी उतना समय इस सरकार को देनी पड़ेगी। आपका मुद्दा छीन लिया ना, अब मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये हथियार आप बीच में बस एक अनइंटरप्टेड थोड़ा सा हमें बोलने दीजिए। ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए कोई हथियार नहीं था। संविधान प्रदत्त जो सामाजिक न्याय की बात है, वो न्याय पथ पर चलने के लिए हम पूर्ण समर्पण के साथ संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर। सरकार को हमारी बात माननी पड़ी है, बेशक मजबूरी में मानी और मजबूरी में मान ली। हम गरीबों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ हैं, जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मुन्ना साहब, चिराग पासवान बड़े लंबे अरसे से मांग कर रहे थे, दिखाइए उनको टीवी स्क्रीन पर, तो अब खुश हो जाइए आप लोग। जातिगत जनगणना होगी, बिहार में होगा क्या बल्ले बल्ले, अब चुनाव से जोड़कर तो देखा ही जाएगा। चुनाव में जीत पाने के लिए आप लोग जातिगत जनगणना लेकर आए, ऐसे वक्त में जब पहलगाम पर सभी की निगाह थी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने पहले संबोधन में कहा था कि चाहे विपक्ष का दबाव हो, चाहे एनडीए के घटक दलों का दबाव में यह फैसला हुआ है। हाँ। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये मोदी जी के दबाव में ये फैसला नहीं लिया है, उन्होंने देशवासियों के लगाव में ये फैसला लिया है। और वो इसलिए लगाव है कि जिस तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह जनगणना करा करके और गरीबों के, वो हर तबके जो जिनकी संख्या जानी नहीं जाती थी, लोग विलुप्त हो रहे थे लाभ लेने में, उनको भी पटल पर लाने का काम बिहार की सरकार ने किया। और यह कदम को आगे बढ़ाते हुए, और जब हमारे उस समय तब विपक्ष में थे, इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री जी थे, तब यह हुई थी, लेकिन बावजूद इसके हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इसका समर्थन किया था। और यह मांग एनडीए में रहते हुए भी, तब भी उन्होंने कहा था कि यह जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि हर तबकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके पास जाना चाहिए। जाति के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं दी जाएंगी क्या? जाति, गरीब आपको दिखता नहीं है, जाति पूछकर आप गरीब कल्याण का नीति निर्धारण करेंगे? मैं तो हैरान होती हूँ आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो जाति पूछकर दिया जाएगा पैसा या फिर उनको सुविधा? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। चित्रा जी, निश्चित तौर पर मैं इस बात से असहमत हूं आपका कि कई ऐसी जातियां हैं
जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि उनकी असली संख्या क्या है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनके तक कितना जाना चाहिए। और इसमें बिहार अव्वल आ रहा है। इसी को हम लोग देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और विपक्ष के लोग इतना दिन से क्या कर रहे थे? जब इतनी दिन सरकार थी, 50 वर्षों तक कांग्रेस का सरकार रहा और ये कह रहे थे कि अब हम आगे एक कदम बढ़ना चाहते हैं कि पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अरे हमने तो पिछड़ा को प्रधानमंत्री बना रखा है पिछले 15 वर्षों से। आप घोषणा करिए कि अगला देश का प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस का आएगा तो वो दलित आएगा या पिछड़ा वर्ग से आएगा। क्या वही राहुल गांधी जी को आप फिर से बनाना चाहते हैं? और जहां तक बात है कि लड़ाई की, ऐसे समय में ये फैसला लेने की, जापान में भी चित्रा जी 1980 में बम धमाके हुए थे, उस समय भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन बना था जन कल्याणकारी जो योजना उस समय कैबिनेट में हुआ था उसका। तो आप लड़ाई के समय में जातियों की बात और समाज के हित की बात को नहीं छोड़ सकते हैं। देशवासी भी उतना प्रिय है जो और देश की सुरक्षा भी उतना ही प्रिय है। लेकिन मैं पूछूंगी कि पाकिस्तान को जवाब देने का जब समय था उसी समय जातिगत जनगणना क्यों लेकर आई सरकार? अभिषेक झा जी, बिहार में मिलेगा फायदा? आप लोग इतने सालों से सत्ता में हैं, 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 1.5 सालों को छोड़ दिया जाए तो कामकाज के आधार पर मांगते ना वोट कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए। अब देखिए, जाति के आधार पर आप लोग भी वोट मांगने जाएंगे कि हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया। अभिषेक झा जी, किसने कह दिया कि हम जाति के आधार पर वोट मांगेंगे? चित्रा, अरे तो क्यों हुआ है? हमने हमेशा नीतीश कुमार जी के काम पर और विकास पे। हाँ, मुझे भी बोलने दिए चित्रा जी। फैसला इसलिए हुआ क्योंकि फैसला लंबित था। फैसला इसलिए हुआ क्योंकि देश के लोगों की ये मांग थी, हमारी पार्टी की भी मांग थी, विभिन्न पार्टियों की भी मांग थी। और हमें लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला केंद्र की सरकार ने किया है, बेहद स्वागत योग्य कदम है। पूरे देश में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये इनके अंडर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इनको लगता है कि इस मामले से ही ये चुनाव हार जाएंगे, तो स्केपिज्म की एक टेंडेंसी इनके अंदर है। खैर, आप जानती है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस मांग को उठाया। सर्वदलीय सहमति बनाने की बात हो, बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने की बात हो, प्रधानमंत्री जी से भी मिले। नहीं हो पाने की स्थिति में बिहार में हमने जातीय गणना कराई। हम भी मानते हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और सही कहावत है कि देर आए लेकिन खूब दुरुस्त आए। और देश के लोगों में, बिहार के लोगों में एक बहुत सकारात्मक संदेश गया है। हम लोगों ने, आपको याद होगा चित्रा जी, मैंने कई डिबेट्स आपके साथ भी की है कि जब ये मुद्दा उठता था और केंद्र की सरकार का रवैया इससे इतर होता था, हम एनडीए में होते हुए भी मुखरता से अपनी बात को रखते और करते थे और इस बात को कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी खुद ऑल पार्टियों के लोगों को लेकर के उनसे मिले, लेकिन उस वक्त ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मूड को समझा, सारी चीजों का एनालिसिस किया, तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने यह फैसला लिया है और ये बहुत बढ़िया प्रभाव डालेगा। हम इसको चुनाव से नहीं जोड़कर देखते। चित्रा जी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग राजनीति के लिए मुद्दे बनाते हैं, कुछ लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमारे लिए मुद्दा सर्वोपरि होता है। और अगर सिर्फ इसको इलेक्शन से जोड़ना है तो किसी भी साल में, किसी भी समय अगर केंद्र की सरकार कोई भी फैसला करेगी, कहीं ना कहीं तो चुनाव हो रहे होंगे ना। तब तो हमारे विपक्ष के साथी हमेशा इसी घबराहट में जिंदा रहे। हम तो कहेंगे उनसे कि आप भी खुशी मनाइए, तो राजनीति से इतर मानिए, कॉन्फिडेंस जाति गणना करवाई थी, फिर उसको होल्ड कर दिया गया। आप लोगों ने उसको लेकर बहुत सारे फैसले लिए थे जिस पर कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। ये भी हमने बिहार में देखा है। लेकिन जल्दी जल्दी विपक्ष के नेताओं के पास तनुज खत्री जी, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, संगीत रागी जी उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। तनुज खत्री जी, अब आपको थैंक यू मोदी जी तो बोलना पड़ेगा ना, जैसे अभी बीजेपी के नेताओं की लाइन लग गई है सोशल मीडिया पर, ये बताते हुए कि इससे कैसे देश में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। आप लोगों की भी यही मांग थी। अब विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री ने तो पूरा किया नहीं, पूरा तो किया नरेंद्र मोदी ने, तो बोलना ही पड़ेगा थैंक यू मोदी जी। तनुज खत्री जी, चलिए, अच्छी बात है चित्रा जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लाइन लग गई है। ये वही नेता हैं जो इनका विरोध, जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जाति पर टिप्पणी की गई, पोस्टर जारी की गए पहलगाम से जोड़ करके धर्म और जाति का। लेकिन चलिए, भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी है और मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जरूर देर तो हुई है, लेकिन सुस्त मत आइएगा, तारीख भी बता दीजिएगा और घोषणा मात्र नहीं रह जानी चाहिए
ये पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अब लेकिन जो काम ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चुनाव है बिहार में, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। तनुज खत्री जी, जो देश के बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू 51 में तो रोक ही दिया था, इंदिरा जी अब उनकी भी ताकत कितनी ज्यादा थी ये बताने की जरूरत नहीं है। 10 सालों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, राजीव गांधी जी भी 414 के मैंडेट के साथ 1984 में आए थे, किसी और ने नहीं किया ना, ये काम तो नरेंद्र मोदी ने किया। वो भी जब तब किया जब आप लोग बार बार 240 कह के उनके ऊपर निशाना साधते रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा थैंक यू मोदी जी। हाँ नहीं, थैंक यू तो आप बोलिए, आपको ज्यादा सूट करता है उनको थैंक यू बोलना। लेकिन जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ ये बताने का काम किया कि जातिगत जनगणना कराना होगा, हम तो तिथि की भी मांग कर रहे हैं। आपके दबाव सिर्फ में बिहार के चुनाव को देखते हुए और पहलगाम की घटना को देखते हुए घोषणा मात्र नहीं रह जानी चाहिए। आपके दबाव में आ गए नरेंद्र मोदी, इसलिए जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल अगर जब घोषणा हुई है तो उसका बिल्कुल उसका सम्मान होगा, स्वागत होगा, और ये तिथि की भी घोषणा होनी चाहिए। और इतने साल से जो जनरल सेंसस है वो भी अभी तक नहीं हुआ है, उसके साथ इंक्लूड करने की बात हुई है, तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अब जब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, तो ठीक और है, ये विपक्ष की चट्टानी एकता का ही स्वरूप। ठीक है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी इतनी मजबूत सरकार है, वहां पर आप लोग करा लिए होते राज्य में, जैसा कि बिहार उधर कर्नाटका कई राज्यों में हुआ, तो आप लोगों के पास भी होता ना कि देखिए हमारी सरकार ने पहले करा लिया है। संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए देखिए विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है हमारा दबाव काम आया। संगीत रागी जी, अब जातियों को लेकर सरकार पूछेगी बताओ तुम्हारी जाति क्या है। सर अब मतलब 1931 के बाद अब 2025 में अगर इसकी शुरुआत होगी तो पहली बार ऐसा होगा, बताइए आपकी जाति क्या है, ये पूछा जाएगा। संगीत रागी जी, मुझे तो आपका पता भी नहीं है, लेकिन सरकार अब पूछेगी। चित्रा, मैं जाति के आधार पर इस प्रकार के सेंसस का मैं विरोधी रहा हूं, और नैतिक तौर पर मैं इसे गलत मानता हूं, सैद्धांतिक तौर पर इसे मैं गलत मानता हूं। और मैंने पटना हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया था कि कांग्रेस इस देश को जातीय उन्माद में झोंकना चाहती है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका मतलब सामाजिक न्याय के पुरोधा बिल्कुल ही नहीं थे। उन्होंने सामाजिक न्याय को गर्त में ढकेल दिया था, मिसेस गांधी ने सामाजिक न्याय को गर्त में ढकेल दिया था, और उनके बेटे राजीव गांधी ने तो महागर्त में इसे ढकेल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था संसद में, भरी संसद में अपने भाषण दिया था कि देश को जातीय उन्माद में ले जा रहा जाए, का मतलब है यदि जातीय। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। आप धर्म के आधार पर बात करके और कहेंगे कि हम सेकुलर समाज का निर्माण करेंगे तो संभव नहीं होगा। यदि एक धर्म के बात में बात करेंगे तो दूसरा धर्म भी पोलराइज करेगा। वैसे ही जातियों के आधार पर आप कहेंगे कि जाति विहीन समाज की निर्माण करें, इससे बड़ा कोई गलत चीज हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। तीसरी बात मैं जान रहा हूं, कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि जाति और नीति निर्माण इन दोनों के बीच में संपर्क है। चौथी बात मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं, कई ऐसी जातियां हैं, पहले तो कि जाति हमारी देश की देन नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है जातीय जो है वो कहां से। हमारे यहां घोड़ों की जाति हुआ करती थी, आम की जाति हुई थी, समझे कि नहीं, सारी चीजों की जाति हुआ करती थी, एक कैटेगरी था वो जिस रूप में आज जाति है। जब पहला सेंसस हुआ था और ये विदेशी आकर के हमारे यहाँ जाति ढूंढ रहे थे, तब उनको कोई कहता था, उनसे पूछता था तो कहता था हमारा बुद्धिज्म है, दूसरा कहता था हमारा सिखिज्म है, तीसरा कहता था कुछ और है। ये धीरे धीरे अंग्रेजों की देन है जाति। ये जातीय व्यवस्था हमारे समाज की व्यवस्था नहीं है। को आप सपोर्ट करते हैं, आप आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, फिर तो आप लोग खुद फंसेंगे ना संगीत रागी जी, इस तरह की बातें करके, फिर तो आप वहीं फंस जाएंगे। और आपने विरोधी दलों पर तो करवा दिया मामला, आप तो फिर इनके खिलाफ भी करवाना ही पड़ेगा कि क्यों लेकर आइए। चित्रा जी 2-3 बातें आपके दर्शकों के लिए, ज्ञान के लिए मैं बता दूं। जो गहरे समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे होते हैं, जो छिछले समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे होते हैं, जो नदी में मारते हैं मछली वो भी मछुआरे होते हैं। ये कोंकण के स्टडी को मैं बता रहा हूं। और जो
ऐसे तालाब में मारते वो भी मछुआरे, और सब एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की ये जो व्याख्या है ना, ये कोई मनुवाद की देन नहीं है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूँ, कई बार होता है ना कि राक्षसी तत्वों के हाथ में पशुपास्त्र न चला जाए, उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस चीज को लाया है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, राक्षसी तत्वों को प्रिएम्प्ट करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को लाया हो, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। इस देश में जिसकी जनसंख्या, जाति की जनगणना का विरोध करते रहे हैं, अब सरकार ने फैसला ले लिया है तो अब आपको उसकी तारीफ करनी ही होगी। ये बताते हुए संगीत रागी जी की राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए सरकार का ये फैसला, अब तर्क उतर कितने भी करिए, लेकिन सवाल पूछा जाएगा ना कि ऐसे वक्त पर क्यों फैसला लिया गया, ऐसे वक्त पर क्यों फैसला लिया गया है संगीत रागी जी? मैंने कहा कि राक्षसी तत्वों के हाथ में ये शस्त्र चला जाए। शिव का धनुष जो है ना, रावण भी चाहता था और वो परशुराम जी भी चाहते थे। तो ये दिक्कत ये नहीं कि रावण के हाथ में शिव का धनुष जाएगा तो उसका ये होगा बड़ा, मतलब जो ब्रह्मास्त्र है वो मोदी सरकार ने खुद के हाथ में थाम लिया है। आप ये कह रहे हैं। अजय जी मैं आ रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है सीधे देते हुए, उसके बाद में फौरन अजय जी आपके पास आ रही हूँ। जाति जनगणना पर अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक फैसला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जरूरतमंद समाज की सही जानकारी अब सामने आएगी। सम्राट चौधरी ये बातें कह रहे हैं। आपको बताते चले कि एक के बाद एक लगातार ट्विटर के जरिए उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना भी कराने का निर्णय लिया है। इस युगांतकारी निर्णय के लिए मैं कोटिशा आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, एक के बाद एक लगातार यहां पर बाढ़ सी आ गई है। सब लोग इसको ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े कदम का स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है भी यकीनन, क्योंकि इसके पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। अंग्रेजों के जमाने में उन लोगों ने करवाया था। उसके बाद जातिगत जनगणना पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। कुछ गणना सरकार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2011 में करवाई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। राहुल गांधी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, लेकिन पलटकर सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, नेता रहे, उनकी ओर से यह फैसला क्यों नहीं लिया गया। लेकिन अब एक ऐसे वक्त में जब पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई, पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि हमला कब करोगे आतंकी स्थान पर। उस समय सरकार की ओर से बहुत बड़ा फैसला, आप सोचिए, इस समय किया गया है, यानी कि अब 1931 में हुआ था और अब 2025 में जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। सितंबर का महीना हो सकता है या आगे आने वाले वक्त में जल्द ही तारीख और अब समय भी पता चल जाएगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, अब देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि समय क्या होगा, यह भी बता दीजिए। सितंबर में करवाएंगे 2025 में या फिर आगे करवाएंगे? कंचना यादव भी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। उसके पहले ये सवाल, गुरु प्रकाश जी, मतलब अक्टूबर में बिहार के चुनाव होंगे, सितंबर में आप लोग जातिगत जनगणना कराना शुरू कर देंगे, है ना? नहीं, देखिए चित्रा जी, आपको पूरा अधिकार है कि आप इस फैसले को किसी भी चुनाव से जोड़ करके देखिए, लेकिन जैसा मैंने अपने पहले ऑब्जर्वेशन में कहा था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये निर्णय बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए चित्रा जी, देश का मन मस्तिष्क बदल रहा है, देश का मूड बदल रहा है। लंबे समय तक इस देश पे सामंतवादियों ने राज किया है। आपने खुद कहा, और मैं स्वागत करता हूं इस बात का, कि जो काम नेहरू जी नहीं कर पाए, जो काम इंदिरा जी नहीं कर पाई, जो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए, जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, वो पिछड़े वर्ग से आने वाले एक सामान्य परिवार में जन्म लिए अति पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपका पिछड़ा होना आवश्यक है, आज सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप कहते हैं, देखिए थोड़ा आप कहिए, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार। विपक्ष के दबाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने क्या? विपक्ष के दबाव में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी क्या? विपक्ष के दबाव में पहली बार अंबेडकर के बाद अर्जुन राम मेघवाल दलित समाज से आने वाले केंद्र में कानून मंत्री बनते हैं क्या?
विपक्ष के दबाव में पहली बार कोई ओबीसी समाज का इतना बड़ा मंत्रिमंडल में शेयर होता है क्या? विपक्ष के दबाव में इतने बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी मंत्री बनते हैं क्या? क्या बात करती है चित्रा जी? उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का, मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम दलित समाज का, राजस्थान का डिप्टी सीएम दलित समाज का। जो कहते हैं जातिगत जनगणना कराने को, उनको मौका मिला, उनको जनता ने मौका दिया। कहां बनाया आपने मुख्यमंत्री? हम पूछना चाहते हैं, कितने दलितों को आपने मुख्यमंत्री बनाया? कितने आदिवासी को आपने मुख्यमंत्री बनाया? एक भी नहीं। तेलंगाना में कौन तो कोई और है, हिमाचल में कौन तो कोई और है, कर्नाटक में कौन तो कोई दलित आदिवासी का कांग्रेस में जगह नहीं है। आपने जैसे अंबेडकर को अपमानित किया, बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, सीताराम केसरी को अपमानित किया, आज खड़गे जी को अपमानित कर रहे हैं, हरियाणा में शैलजा जी को अपमानित कर रहे हैं। देश देख रहा है और देश का मन मस्तिष्क और मूड बदल रहा है। आज वंचित, शोषित और पीड़ित मुख्य धारा में आएगा और दुनिया की कोई ताकत, कोई सामंतवादी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। पिछड़ा देश चलाएगा, दलित देश चलाएगा, आदिवासी देश चलाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी। अब कोई भी सामंतवाद, कोई भी राहुल गांधी चाहे ऐसे आके बोले कहां है एससी एसटी ओबीसी, कहां है एससी एसटी ओबीसी? आज पूरे देश के 65% एससी एसटी ओबीसी समाज में उम्मीद की लहर है, उत्साह की लहर है। वास्तव में बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। जिन्होंने कहा सामाजिक न्याय, लालू जी किसको बढ़ाते हैं? तेजस्वी बेटा, तेज प्रताप बेटा, मीसा भारती बेटी, राबड़ी देवी पत्नी, रोहिणी आचार्य बेटी। अखिलेश यादव किसको बढ़ाते हैं? पत्नी डिंपल यादव एमपी, भाई धर्मेंद्र यादव एमपी, रामगोपाल एमपी। सामाजिक न्याय का मतलब परिवार बढ़ाओ अभियान नहीं होगा। वास्तव में जो दलित है, वास्तव में जो आदिवासी है, उड़ीसा के संथाल क्षेत्र के आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी, वडनगर के पिछड़े वर्ग का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अंबेडकर के सपनों का भारत, बाबू जगजीवन राम के सपनों का भारत, सीताराम केसरी के सपनों का भारत मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, ये कह रही है बीजेपी। मास्टर स्ट्रोक कितनी बार बोलेंगी आप चित्रा जी? 2011 के पहले की भी स्टोरी की बात कर लीजिए। 1996-97 में जब एक सेकंड जनता चिराग पासवान बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौट रही हूं आपके पास। चिराग पासवान को सुनिए। मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, तो यहां पर अब श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से पहले से ही इस बाबत मांग की जा रही थी कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और यकीनन अब सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, तो उसका स्वागत करते हुए चिराग पासवान को आपने सुना। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी उनकी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। कंचना यादव जी, मैंने तो एक ही बार मास्टर स्ट्रोक कहा, अब 94 साल के बाद जातिगत जनगणना अगर मोदी सरकार करा रही है तो क्रेडिट तो जाएगा ना उसको। कंचना जी भाई सुनिए, नहीं आपको मैं 2014 से याद दिला रही हूँ चित्रा जी। 2014 से आप लोग कह रहे हैं कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, आज कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं कर रही हूँ। खैर मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ। 1996-97 में लालू जी जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, कैबिनेट में हमने पास किया कि 2001 का जब जो जनगणना होगा उसमें जातिगत जनगणना होगा। किसने रोका? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने रोका, हमने तो नहीं रोका था। 2011 में किसने ठाना? ये लालू जी थे, शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव थे। तो 3 यादवास करके चलाया जाता था कि 3 यादवास जो है देश को जाति पाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए। बिहार में जब जातिगत सर्वे कराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में, जो असेंबली का चुनाव हो रहा था, घूम कर रहे थे, भाइयों और बहनों देश में सिर्फ 4 जातियां होती हैं, जातियां इससे ज्यादा नहीं होती। हमारे देश को जातियों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसने बिहार के जातिगत सर्वे को किसने झुटलाया था? अमित शाह जी ने झुटलाया था और खुलकर कहा था कि यादव और मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई, इनको नफरत है जातिगत सर्वे से। आज अगर ये कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ एकमात्र वजह से बिहार का चुनाव है और इनके ऊपर दबाव है और ये हमारी जीत है। ये 30 साल के हमारे संघर्ष की, हमारे आंदोलन की और हमारी विचारधारा की जीत है और ये हार गए हैं। ये हमारे पीछ पर आए हैं और ये घुटने टेक दिए, इनको कराना ही पड़ेगा। ये भले आप कितना हंस लो, ठीक है, हमारे ठीक है। अब जरा मैं बता दूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष मुस्कुराकर श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन देश की जनता को
ये सवाल इन नेताओं से जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, अब मैं जरा बता देती हूँ कंचना यादव जी, थोड़ा इतिहास से कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं। देखिए 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, जातियों की गिनती हुई थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 के जातिगत जनगणना में आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए और उसके बाद मेरे पास वो तस्वीर भी है, भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट की बैठक में जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे। उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यह समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी और एसटी की ही गिनती की गई। जनगणना में एससी और एसटी की गिनती इसलिए की गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष श्रेय लेने की सियासत में जुटा हुआ है। दोनों कह रहे हैं कि यह हमारी जीत है। दोनों का कहना है कि हमारी सरकार, हमारी ओर से कहा गया, इस वजह से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, या विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि भैया हमने जो कदम बढ़ाए थे सरकार को डर था। लेकिन आप जरा सोचिए, अब मेरा यह सवाल है कि जातिगत जनगणना के बाद इस देश में क्या बदल जाएगा। मुझे लग रहा है गुरु प्रकाश पासवान जी, इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास। अजय जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं। अब बताइए देश में क्या बदल जाएगा? 75 सालों से ज्यादा का हमारा आजादी का इतिहास, क्या बदलने जा रहा है देश में जातिगत जनगणना के बाद? चित्रा जी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में समानता सिर्फ राजनीतिक होगी, देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता होगी। और हम इस बात को स्वीकार करते हैं, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आज भी इस देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता है। देश से सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का एक बहुत अच्छा हथियार है जातिगत जनगणना। इससे पता चलेगा मीडिया में कितने दलित ओबीसी हैं, सिविल सोसाइटी में कितने दलित ओबीसी हैं, अलग अलग सेक्टर्स में कहां, जैसे जुडिशरी में पहली बार हम देख रहे हैं कि 3 जज सुप्रीम कोर्ट में आज दलित समाज से आते हैं। अगले जो सीजीआई बनने वाले हैं जस्टिस बीआर गवई, वो दलित समाज से आते हैं। तो संस्थानों में उचित सम्मान हो, संस्थानों में सामाजिक प्रतिनिधित्व हो, संस्थानों में सोशल डाइवर्सिटी हो, संसाधनों का उचित बंटवारा हो, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का जो संकल्प हमारे संविधान निर्माताओं को उसको पूरा करना है। इनको राजनीति का टूल किट बताने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितनी जातियों के आधार पर हैं। आप अच्छी शिक्षा देंगे, वो बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, वो आएंगे बड़े पदों पर। ये सब कुछ तय होता है आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी। और मैं तो हैरान होती हूँ, आजाद भारत का इतना साल बीत गया और आज भी अगर गरीबी उस तरह से कायम है तो किसी भी सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बाबत। अजय जी, ये बातें आप पर भी उतनी ही लागू होती हैं। 60 सालों से ज्यादा वक्त तक आपके प्रधानमंत्री रहे इस देश में, लेकिन आज की तारीख में अगर आप कहें कि नहीं इस तरह की असमानता है, हर सरकार को शर्म करनी चाहिए इस बाबत। तो बोलिए अजय उपाध्याय जी। आ रही हूँ गुरु प्रकाश जी, एक बार अजय उपाध्याय जी बहुत देर। चित्रा जी बोलिए बोलिए चित्रा जी, पहली बात कि इतने समय से लगातार हम लोग जो है काम करते रहे हैं। देश जहां सुई नहीं बनती थी वहां जहाज रोकना चाहूंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उनका ट्वीट आया है, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की पुरानी मांग है, ये बेहद खुशी की बात है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होंगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद। इस पर टिप्पणी अजय उपाध्याय जी। जी, पहली बात की नीतीश कुमार जी ठीक है, नीतीश कुमार को यदि बधाई लेना है तो स्वीकारना चाहिए उन्हें, पर सच्चाई है कि ये 11 साल तक ये सरकार जो अभी अचानक कल रात से गाना लगी, लगता है रात अंबेडकर साहब इन लोगों के सपने में आ गए थे अमित शाह जी के, और अचानक जो है ये निर्णय नहीं है। ये निर्णय जाती हुई सरकार की कहीं ना कहीं बौखलाहट है। उन्हें पता है कि अब सरकार उनकी जा रही है। पूरा देश जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से भी परेशान है, आंतरिक सुरक्षा से भी परेशान है, आतंकवादी घटना से भी परेशान है। सरकार परेशान थी और परेशान होकर के निर्णय लिया, तो आस्था में नहीं लिया है। ये गरीबों के लिए और पिछड़ों के बीच में नहीं, मैं नहीं बोला ना आपके बीच में, आप इतना लंबा फेंके। अभी एक संगीत रागी जी इतनी लंबी बात कर रहे थे। संगीत रागी जी
हाँ वो जी जाने की तैयारी है। अब जाने की तैयारी हो रही है, जनता उनको रिजेक्ट करने जा रही है। 400 से 240 पे और इस बार 40 आने वाले। हरियाणा महाराष्ट्र आ जाएगी। चुनाव है ना, बिहार के चुनाव से शुरुआत है। बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ डिस्टर्ब करेंगे, कैसे बात पूरी करूंगा। बोलिए संगीत रागी जी। अरे भाई बीच में जा रही है, नहीं बोल रहा था। नहीं देखिए आप इतना बौखलाए हुए हैं। बोले चारों देखिए बौखला गए। बोलिए ये सारे लोग पानी पी पी करके जातीय जनगणना के विरुद्ध में बोल रहे थे। लगातार गाली दे रहे थे कि ये जातीय उन्माद फैलाना चाहती है कांग्रेस, महागठबंधन। जब आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी के, देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई गई? मेरा सीधा सा सवाल है अजय उपाध्याय जी। मैं पूछूंगी संगीत रागी जी से ये सवाल, मैं पूछ लूंगी अजय उपाध्याय जी। देश की जनता को बताइए, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इन लोगों ने क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना? क्यों नहीं करवाई? अगर इतनी जरूरत थी जातिगत जनगणना के आधार पर समझ में आई थी। आंकड़े कहां गए? आंकड़े कहां गए? उसको प्रकाशित नहीं कराया। वही बात हो गई ना कि पैसा खर्च करके मोदी सरकार 11 में करवाया था आप लोगों ने। अगर उसके आंकड़े 2 में आंकड़े आप तो 14 में आई थी मोदी सरकार, मई में आई थी। कब आए थे? 2013 में आंकड़े कब आए थे? 2013 में आंकड़े कब आए थे? चित्रा जी आपको पता है 13 में आंकड़े आ गए थे। कब आए थे? सरकार 11 साल तक उस पे बैठी रही। 2013 में आंकड़े कब आए थे? चाहती थी 2013 में आंकड़े कब आए थे? कौन से महीने में? कौन से सियासत है, अब राजनीति है, अब सरकार जा रही है, इसलिए 2013 में आंकड़े आए। एक साल तक आपकी 14 तक सरकार रही। मोदी सरकार तो मई में बनी थी ना 2014 में। आप लोगों ने क्यों, जिस पर इतना पैसा खर्च किया था, वो आंकड़े छिपाकर क्यों बैठ गई कांग्रेस? जिस पर इतना देश का पैसा खर्च कराकर आपने जातिगत जनगणना कराया था, छिपा के क्यों बैठ गई उस पर कांग्रेस पार्टी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सर, ये भाजपा बैठी थी। ये गलत है, आपको रिपोर्ट नहीं है इसका मतलब। 2013 में रिपोर्ट आई थी और 13 के बाद इनको सिर्फ रिलीज करना था, 2013 इन्हें प्रकाशित करना था। 2013 में किसकी सरकार थी? चित्रा जी 2013 में किसकी सरकार थी? और कर्नाटक का क्या हुआ? कर्नाटक में करवाया, उसकी भी रिपोर्ट छुपा के बैठ गए आप लोग। ठीक है संगीत रागी जी, उन्होंने आप पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ। ठीक है, और ये भाजपा से प्रश्न पूछिए कि इतने साल क्यों लगा दिया इन लोगों ने? ठीक है, संगीत रागी जी, उन्होंने आपके ऊपर कटाक्ष किया है। जाता है एक बहुत बड़ा नारा दिया जाता है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जरा जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों संसद में है। अब एक रॉबर्ट वाड्रा बचे हुए थे। कितनी संख्या भारी है भाई? गांधी परिवार ही कांग्रेस में है क्या? अरे विरोध में है, सपोर्ट में है जातीय जनगणना के। सिर्फ अखिलेश यादव, उनकी पत्नी अभी तक रोज एक एक करके वो शांति से सुन रहे थे। अब परिवारवाद में नहीं आते ना, जातिगत जनगणना पर ही रहते ना संगीत रागी जी। संसद में तो अकेले यादव परिवार का ही यादव कुल में वही अकेले है क्या? उन्हीं की संख्या भारी है क्या? वैसे ही लालू प्रसाद यादव का मतलब पूरा यदुवंश हो गया क्या? माफी के साथ आपको एक मूर्ख ही इस प्रकार की बातें कर सकता है जिसमें तर्क का कोई दम नहीं है। तो आदमी ये बात करे कि नीतियों को बनाने में जातीय जनगणना लोग हैं, मजबूरी में ये जातीय जनगणना का ये डिसीजन बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ संगीत जी को बोले दीजिए, आप बोलेंगे उनकी आवाज राजनीतिक जनगणना से जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी प्लीज, गुजारिश है। पता है कि राक्षसी ताकतें लगी हुई हैं। राक्षसी ताकतें कौन है? जॉर्ज सोरस के साथ कौन मिलता है? कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग भारत में कौन करता है? बाहर जाकर के ISIS के एजेंट के साथ पाकिस्तान के पार्टी का बड़ा नेता जाकर की तरह बदलते हैं रंग अपना। देश के प्रधानमंत्री को मालूम है, इसलिए रंग बदल रहे हैं। जातीय जनगणना पर क्या है आपका? ये बोलिए। आप कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय गलत है। ये ना बोलिए, आरएसएस का सही चेहरा खुल के आना चाहिए और बिल्कुल विरोध कर किसका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुझे जोड़ करके मत देखिए। अजय उपाध्याय जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा। अजय जी प्लीज, आपसे गुजारिश है। अजय जी प्लीज, संगीत रागी जी, आप लोग तो हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, अब आरएसएस करती है। मैं आऊंगी सवाल के साथ। संजय झा जी इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं
और नीतीश कुमार ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहते हुए ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। संजय झा जी, मौजूदा वक्त में सरकार की ओर से ये जो निर्णय लिया गया है, इसका अर्थ क्या समझा जाए? नहीं, ये बहुत स्वागत योग्य है और आप जानती हैं कि बिहार और नीतीश कुमार अकेले नेता है इस देश में जो बिहार में जातीय गणना करवाए, डेटा को साइंटिफिकली करवाए, डेटा पब्लिश किए और डेटा पब्लिश ही नहीं किए, उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा एक्शन उन्होंने लिया। और हमारी पार्टी और नीतीश कुमार हमेशा आग्रह भी करते रहे कि देश स्तर पर ये जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के तो सरकार है कर्नाटक में, कब जातीय जनगणना हो गया, आज तक डेटा पब्लिश नहीं हुआ। अन्य स्टेट में भी सरकार है, आज तक डेटा पब्लिश नहीं हुआ। 2011 में यूपीए सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक डेटा सर्वे करवाया था, वो कभी पब्लिश नहीं हुआ। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि देश में उन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि एक बार डेटा ये आ जाएगा, निश्चित रूप से देश के विकास में भी और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके विकास में भी बड़ा योगदान करेगा ये डेटा। बिहार चुनाव में क्या फायदा भी मिलेगा इसके जरिए? और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टियां श्रेय ले रही हैं, हमारा दबाव था तब जाकर सरकार की ओर से यह निर्णय किया गया। ऐसा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन में भी थे चित्रा जी, और उस गठबंधन के मीटिंग में नीतीश कुमार जी बार बार रेज करते थे कि भाई कास्ट सेंसस का आप लोग डालिए एजेंडा में। जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया उस मीटिंग में। और बिहार का जहां तक बात है, बिहार में तो हम लोग लोकसभा चुनाव भी लड़के आए हैं ना, रिजल्ट सामने में है, तो बिहार में कोई इशू नहीं है ये सब बात। बिहार में तो हम लोगों ने कास्ट सेंसस करा ही दिया है, माने जातीय गणना करा दिया, काउंटिंग वो करा दिया। तो इसलिए, और मैं तो बताया कांग्रेस के बारे में, किस बात का क्रेडिट ले रही है कांग्रेस, जब अपना सरकार का डेटा आज तक कर्नाटक का पब्लिश नहीं किया। जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं करवाते हैं, या जब मौका मिला तो क्यों नहीं करवाए? ये तो नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री है ना देश में जिन्होंने करवाया है और हर एक प्लेटफॉर्म पर रेज किया इस चीज को। लेकिन अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, पहलगाम हमले के बाद माना जा रहा था और प्रधानमंत्री जी जब मधुबनी में गए तो उन्होंने भी कहा कि चुन चुन कर आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज 8वां दिन है पहलगाम हमले का, और इतना बड़ा फैसला जो आजादी के बाद आज तक हुआ नहीं, वो फैसला उस समय मोदी सरकार ने लिया है। जब पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा इसका देश इंतजार कर रहा है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए नहीं, अब टाइमिंग का खैर देश में तो अन्य काम भी होता ही है ना, लेकिन मधुबनी हमारा जिला है और हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिहार का और देश का सारा रिकॉर्ड फेल हो गया, इतना लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने आए। लेकिन जहां तक पहलगांव की बात है, उस पर जो भी एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री और सरकार लेगी, पूरा देश साथ है। उसका टाइमिंग क्या होगा, क्या तरीका होगा, वो हम लोग को तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी फैसला लेंगे पूरा देश उसमें साथ है। लेकिन अन्य काम भी तो साथ साथ होता है, अन्य काम थोड़े रुक जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है कि चुनाव के मद्देनजर लिया गया यह फैसला कतई नहीं है। अब इसके जरिए सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, वो तारीख क्या होगी जब जातिगत जनगणना की शुरुआत की जाएगी और आंकड़े कब देश के सामने होंगे, ये बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को बता दें, देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 में सामने आए थे। 1941 में जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाए तो गए, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में तत्कालीन सरकार ने जातियों की गिनती पर रोक लगा दी। सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती कराई गई। यही स्थिति अभी तक बनी रही। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना तो कराई गई, लेकिन जाति के आंकड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में जब आंकड़े सामने आ गए थे, जारी नहीं किए। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अचानक राहुल गांधी को जातिगत जनगणना में उम्मीद दिखाई देने लगी और वो हर जगह जातिगत जनगणना की मांग करने लगे। जो पार्टी 80 के दशक में नारा देती थी, न जाति पर न पाति पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, उसी पार्टी को जाति में चुनावी जीत नजर आने लगी और राहुल गांधी जातिवादी जनगणना की मांग के सबसे बड़े चैंपियन बन गए। मोदी सरकार पर राहुल गांधी निशाना साधने लगे। लेकिन आज जातिगत जनगणना कराने के फैसले से मोदी सरकार ने शायद विपक्ष का यह मुद्दा भी छीनने की कोशिश की है। कांग्रेस सरकार के
इस फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर करेगी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले यह पूछा जाना चाहिए कि सरकार में रहते हुए उसने जातिगत जनगणना कराने का फैसला क्यों नहीं लिया। लेकिन सवाल तो यह भी है कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे थे, आतंकिस्तान पर आक्रमण कब होगा, ISI को कब खत्म किया जाएगा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कब सबक सिखाया जाएगा, उन सब के बीच जातिगत जनगणना की खबर सामने आ गई। अब आगे क्या होगा, इस पर लगातार ABP न्यूज की नजर बनी रहेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।